हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न अलोंग विनोद। हमने एक सीरीज शुरू की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। इसमें हम पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है साइलेंट फीचर्स ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो इसमें हम जो इसके विशेषताएं हैं या फीचर्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। 74th अमेंडमेंट एक्ट की 73rd हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे। जब हम स्थानीय सरकार की बात करते हैं या स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, इसको पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, तो दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आज हम शहरी स्थानीय सरकार या स्वशासन की बात करेंगे। भारत में शहरी स्थानीय सरकार शब्द लोगों द्वारा अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शहरी क्षेत्र के शासन को दर्शाता है। एक शहरी स्थानीय सरकार का अधिकार क्षेत्र एक विशिष्ट शहरी क्षेत्र तक सीमित होता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा उस उद्देश्य के लिए सीमांकित किया जाता है। स्थानीय निकाय स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं जो किसी क्षेत्रीय छोटे समुदाय जैसे गांवों, कस्बों या शहरों के प्रशासन की देखभाल करती है। भारत में स्थानीय निकायों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों, ग्रामीण स्थानीय निकायों जो पंचायतें हैं या पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और शहरी स्थानीय निकायों में वर्गीकृत किया गया है, म्युनिसिपैलिटीज। ओके। भारत में 8 प्रकार की शहरी स्थानीय सरकारें हैं। नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और विशेष प्रयोजन एजेंसी। केंद्रीय स्तर पर शहरी स्थानीय सरकार का विषय निम्नलिखित 3 मंत्रालयों से संबंधित है। ये जो शहरी स्थानीय सरकार का विषय है, ये केंद्रीय स्तर पर या केंद्र स्तर पर 3 मंत्रालयों के अधीन आता है। कौन कौन सा? एक है आपका शहरी विकास मंत्रालय, दूसरा है आपका रक्षा मंत्रालय जिसमें छावनी बोर्डों के मामले होते हैं, तीसरा गृह मंत्रालय, केंद्र शासित प्रदेशों के मामले। तो ये 3 मंत्रालय जो है वो शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित हैं। ओके। 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। केंद्र सरकार ने समय समय पर देश में शहरी स्थानीय निकायों के कामकाज में सुधार के लिए कई समितियों और आयोगों की नियुक्ति की। अगस्त 1989 में राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक अर्थात नगर पालिका विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा देकर उन्हें मजबूत बनाना और उनमें सुधार करना था। हालांकि बिल लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में हार गया, मतलब राज्यसभा में पास नहीं हुआ। फिर उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने सितंबर 1991 में लोकसभा में संशोधित नगर पालिका विधेयक पेश किया। इसे दिसंबर 1992 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित किया गया। इसके बाद विधेयक को राज्य विधानसभाओं की आवश्यक संख्या द्वारा अनुमोदित किया गया। इसे अप्रैल 1993 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सहमति दी गई थी। यह 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के रूप में उभरा और 1 जुलाई 1993 को लागू हुआ। तो लागू कब हुआ था ये विधेयक? 1993 में। ओके। और ये विधेयक बनाया, जैसे 73वां संवैधानिक संशोधन हमने पढ़ा, उसमें क्या किया गया था, उसमें जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थी या ग्रामीण स्थानीय सरकार जो थी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। इसी तरह इस विधेयक ने जो शहरी विकास शहरी स्थानीय सरकारें हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनको क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। ओके। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में
9A जोड़ा है। इसका संविधान में भाग पार्ट यहाँ पे पार्ट 9A जोड़ा, ठीक है। इसका शीर्षक नगर पालिकाओं है और इसका शीर्षक जो है वो है नगर पालिकाओं, ठीक है। और इसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG तक के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा अधिनियम ने संविधान में 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा। जो 12वीं अनुसूची है उसको भी इस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में ऐड किया गया। इसमें नगर पालिकाओं के 18 कार्य शामिल हैं और अनुच्छेद 243W से संबंधित हैं। इस अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इसने उन्हें संविधान के न्यायोचित भाग के दायरे में ला दिया। अधिनियम का उद्देश्य शहरी सरकारों को पुनर्जीवित और मजबूत करना है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य कर सके, ठीक है। संविधान अधिनियम 1992 74वां संशोधन शहरों और कस्बों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए भारत सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों ULB बोलते हैं को निधियों और पदाधिकारियों के साथ संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों के विकेंद्रीकरण और हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त किया। हिमाचल प्रदेश में 17 कार्य शहरी स्थानीय निकायों अग्निशमन सेवाओं को छोड़कर हस्तांतरित किया गया है, ठीक है। मतलब 18 में से 17 कार्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में इन संस्थाओं को क्या कर दिए गए हैं, हस्तांतरित कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियां और उत्तरदायित्व हस्तांतरित करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 और हिमाचल प्रदेश नगर अधिनियम 1994 को अधिनियमित किया है। ओके, अच्छा, 74वां संवैधानिक संशोधन, इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले शहरी स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता। ये जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं इनको क्या किया है, संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई है, ठीक है। दूसरा, 3 स्तरीय शहरी स्थानीय संस्थाएं। इस अधिनियम में 3 तरह की शहरी स्थानीय निकायों के गठन का प्रावधान किया गया है। कौन कौन सी है वो? नगर पंचायत, और ये नगर पंचायत कहाँ होगी? एक बदलते क्षेत्र के लिए, यानी एक ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो एक शहरी क्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया में है, मतलब जो धीरे धीरे डेवलप होके क्या हो रहा है, शहर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब शहर बन रहा है वो, ठीक है। दूसरा है आपका नगर परिषद, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए, और तीसरा है आपका नगर निगम, ठीक है, एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए। फिर इसका कार्यकाल को देखते हैं। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया है और इनका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व नए चुनाव होना अनिवार्य है। यदि समय से पहले इन निकायों को भंग कर दिया जाता है तो 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे ये है एक और विशेषता किसकी, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की, ठीक है। आगे है नगर पालिका की रचना। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य का विधानमंडल 3 स्तरों की नगर पालिकाओं की रचना संबंधी व्यवस्था करेगी। नगर पालिका का क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। अधिनियम द्वारा राज्य विधानमंडलों को शक्ति दी गई है कि वह 3 स्तरों की नगर पालिकाओं में निम्नलिखित वर्गों के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करे। तो जब हम नगर पालिका की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है नगर पालिका की कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप यहां से ये चीज आप वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। पहला, जिन व्यक्तियों को नगर पालिकाओं के प्रशासन संबंधी विशेष ज्ञान या अनुभव है। दूसरा, नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोकसभा और राज्यसभा
राज्य विधानसभा के सदस्य। तीसरे, नगर पालिका क्षेत्र में मतदाताओं के रूप में दर्ज राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य। चौथा, वार्ड समितियों के सभापति। सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक नगर पालिका के निर्वाचन क्षेत्र को वार्ड कहा जाएगा और इन वार्डों के मतदाता प्रत्यक्ष रूप से अपने अपने वार्ड के लिए एक एक प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। इसका मतलब यह है डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान किया गया है। यहां पे एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पे आपके एक ही आया, देखिए, विधानसभा और विधान परिषद। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि विधान परिषद क्या है और विधानसभा क्या है, तो हो सकता है ज्यादातर पता ना हो। जैसे हमारे सेंटर में संसद है, संसद के 2 सदन हैं, ठीक है, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह कुछ राज्यों में जो विधायिका है उसके 2 सदन है, ठीक है। ऊपरी सदन है आपका विधान परिषद और निचला सदन है आपका राज्य विधानसभा। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में एक ही सदन है, ठीक है, वो है विधानसभा, ठीक है। लेकिन 4 या 5 ऐसे राज्य हैं भारत में जहां पे जो राज्य विधायिका है उसके 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। फिर आपका वार्ड समिति। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 3 लाख से अधिक आबादी वाली नगर पालिका में वार्ड समितियों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है कि अगर किसी नगर पालिका की आबादी जो है, जनसंख्या जो है वो 3 लाख या 3 लाख से अधिक है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? वार्ड समिति का गठन करना पड़ेगा। राज्य विधानमंडल को वार्ड समितियों की रचना और अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने का काम सौंपा गया है। वार्ड समिति का अध्यक्ष वार्ड सदस्य होगा। यदि वार्ड समिति के सदस्य 2 या 2 से अधिक हैं तो वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, ठीक है। तो ये है वार्ड समिति। एक ये भी एक मुख्य विशेषता है किसकी? 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 की। फिर आपका सीटों का आरक्षण। जो 74वां संवैधानिक संशोधन है इसमें सीटों के आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। जैसे आपके 73वें संवैधानिक संशोधन में थी उसी तरह इसमें भी की गई है। कौन कौन सी? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है। दूसरा, 1/3 सीटें महिलाओं सदस्य और अध्यक्ष के लिए आरक्षित की गई हैं। मतलब सदस्य में भी और अध्यक्ष में भी 1/3 सीटें जो है वो किसके लिए आरक्षित होंगी? महिलाओं के लिए, ठीक है। फिर है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विधानमंडल कानून बना कर सीटें आरक्षित कर सकता है। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए जो हमारी विधानमंडल है, मतलब या विधानसभा, अगर हिमाचल की बात करें विधानसभा है, वो क्या करे? वो कानून बनाकर इन वर्गों को भी आरक्षण दे सकती है, ठीक है। आगे है जिला योजना समिति। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करेगा जो जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करेगी और पूरे जिले के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करेगी। राज्य विधायिका निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में प्रावधान कर सकती है। और कौन कौन से बिंदु हैं वो? पहला है ऐसी समिति की संरचना। जो ये जिला योजना समिति है इसकी संरचना, ऐसी समिति के सदस्यों के चुनाव का तरीका, फिर जिला योजना के संबंध में ऐसी समितियों के कार्य, और चौथा है आपका ऐसी समिति के अध्यक्षों के चुनाव का तरीका। तो इसके लिए राज्य विधायिका जो है वो प्रावधान कर सकती है कि किस तरह की संरचना होनी चाहिए, सदस्य को चुनाव कैसे हो, उसको कौन से कार्य दिए जाएं, और अध्यक्ष का, उस समिति के अध्यक्ष का चुनाव कैसे हो, तरीका क्या हो, ठीक है। अधिनियम में कहा गया है कि जिला योजना समिति के सदस्य में से
4/5 सदस्य जिले में जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाने चाहिए। ठीक है? समिति में इन सदस्यों का प्रतिनिधित्व जिले में ग्रामीण और शहरी आबादी के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, तो 4/5 सदस्य जो हैं वो कहां से होंगे? जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, जब मैं पंचायतों की बात कर रहा हूं, यहाँ पे ये पंचायतें आ रही हैं। पंचायत यहाँ पे अगर 73rd अमेंडमेंट जब मैंने आपको करवाया था, तो उसमें जो संविधान में दर्ज है पंचायत या पंचायतें। ठीक है, तो पंचायतें से यहां मतलब है आपका जितने भी आपकी पीआरआई हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिले में पंचायतों का मतलब यहाँ पे ये है जो जिला परिषद है उसकी बात हो रही है इसमें। ठीक है, समिति के कार्य कौन कौन से हैं? पहला है जिला परिषदों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को इकट्ठा करना, जिले के विकास के लिए मसौदा तैयार करना, मतलब योजना बनाना, समिति के अध्यक्ष द्वारा तैयार विकास योजना मसौदे को राज्य सरकार के समक्ष पेश करना। तो ये है इसके कार्य। इसका मतलब ये है कि जिला योजना समिति जो है वो पूरे जिले के लिए विकास योजना बनाकर, ठीक है, वो जिला परिषद से भी लेगी, ठीक है, और नगर पालिकाओं से भी जो उन्होंने अपने जिले अपने क्षेत्र के लिए या अपने अधिकार क्षेत्र के लिए जो योजनाएं बनाई हैं उनको इकट्ठा करके, ठीक है, एक जिले के विकास के लिए एक योजना तैयार करनी और उस योजना को राज्य सरकार के समक्ष पेश करना। ये कार्य है किसका? जिला योजना समिति का। ठीक है, आगे है आपका महानगर योजना समिति। प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में विकास योजना का मसौदा तैयार करने के लिए एक महानगरीय योजना समिति होगी, जहां पे महानगर हैं। ठीक है, और महानगर क्षेत्र का अर्थ है 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाला क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में आपको क्या करना पड़ेगा? एक महानगर योजना समिति का गठन करना पड़ेगा। राज्य विधायिका इनके संबंध में प्रावधान कर सकती है। ऐसी समिति की संरचना, ऐसी समितियों के सदस्यों के चुनाव का तरीका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य संगठनों की ऐसी समितियों में प्रतिनिधित्व, महानगरीय क्षेत्र के लिए योजना और समन्वय के संबंध में ऐसी समितियों के कार्य, ऐसी समितियों के अध्यक्षों के चुनाव का तरीका। ठीक है, अधिनियम में कहा गया है कि महानगरीय योजना समिति के 2/3 सदस्यों को नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और महानगरीय क्षेत्र में पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा आपस में से अपने में से चुना जाना चाहिए। मतलब ये कि जो पंचायतें हैं महानगर में उसके अध्यक्ष जो हैं, ठीक है, वो और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से 2/3 सदस्य जो हैं वो इस महानगर योजना समिति के क्या होंगे? सदस्य होंगे। ठीक है, समिति में इन सदस्यों का प्रतिनिधित्व उस महानगरीय क्षेत्र में नगर पालिकाओं और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। समिति के अध्यक्ष द्वारा तैयार विकास योजना को राज्य सरकार के समक्ष पेश करना। ठीक है, तो जब अगर हम महानगर योजना समिति की बात करें तो ये क्या करते हैं? जो वो महानगर क्षेत्र है उसके विकास, उसके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए क्या करती है? योजना बनाती है और उस योजना को राज्य सरकार के समक्ष पेश करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका वित्त आयोग। अधिनियम में प्रावधान है कि वित्त आयोग जो कि पंचायतों के लिए गठित किया गया है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 73वें संवैधानिक संशोधन में जो आपका फाइनेंस कमीशन है उसका प्रावधान है। तो ये वही जो वित्त आयोग है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा भी करेगा और राज्यपाल को निम्नलिखित सिफारिश
करेगा। कौन कौन सी? ऐसे सिद्धांत जो राज्य और नगर पालिकाओं के बीच राज्य द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, टोल और शुल्क की शुद्ध आय का वितरण से संबंधित हो। टैक्स, कर्तव्यों, टोल और फीस का निर्धारण जो नगर पालिकाओं को सौंपा जा सकता है, और राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान, और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय। नगर पालिकाओं के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को भेजा गया कोई अन्य मामला। ठीक है, तो ये है वित्त आयोग के कार्य। अब हम देखते हैं 12वीं अनुसूची में कौन कौन से विषय रखे गए हैं 12th शेड्यूल में। इसमें 18 जो वस्तुएं हैं वो रखी गई हैं या विषय रखे गए हैं। ठीक है, नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन, भूमि उपयोग और भवनों के निर्माण का विनियमन, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना, सड़कें और पुल, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिक पहलुओं को बढ़ावा देना, विकलांग और मानसिक रूप से मंद लोगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना, स्लम सुधार और उन्नयन, शहरी सुविधाओं और पार्कों, उद्यानों, खेल के मैदानों जैसी सुविधाओं का प्रावधान, शहरी गरीबी उन्मूलन, सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य संबंधी पहलुओं को बढ़ावा देना, कब्रिस्तान और कब्रिस्तान शमशान, शमशान घाट और इलेक्ट्रिक शमशान, पशु तालाब, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आंकड़े, स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और सार्वजनिक सुविधाओं सहित सार्वजनिक सुविधाएं, और बूचड़ खानों और चर्म शोधन कारखानों का विनियमन। ठीक है, तो ये है 18 कार्य जो 12th शेड्यूल में रखे गए हैं। तो मैक्सिमम अगर हम हिमाचल की बात करें तो यहाँ पे इनमें से 17 कार्य जो है वो दे दिए गए हैं, लेकिन एक अग्निशमन सेवाएं जो है वो अभी तक जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनको नहीं दी गई हैं। तो अगर आपको हिमाचल में नगर पालिकाओं के कार्यों की बात आती है तो आप इन कार्यों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे 73rd और 74th अमेंडमेंट बिल हैं, दे प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दैट इज रूरल एंड अर्बन। ओके, so it is important that these institutions should function in a good manner so that people can get maximum benefit and they can participate in the development process of their locality. Okay, so all these provisions are related to the 74th Amendment Act. मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ बेल आइकॉन बटन जो है उसको दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। शेयर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर लिखें। ठीक है, कि आपको ये कैसा लग रहा है, किसी तरह की कमी है ताकि मैं भविष्य में उसको सुधार सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।